वेलकम बैक गाइस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सो लेट्स स्टार्ट। पहले इसके टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को बेसिकली हम चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, एसी सीरीज मोटर, रिपल्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर्स। इसके सब टाइप्स होते हैं, जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर टाइप इंडक्शन मोटर और शेडेड पोल टाइप इंडक्शन मोटर आता है। एसी सीरीज मोटर क्या होता है? यूनिवर्सल मोटर ही होता है। ठीक है। फिर रिपल्शन मोटर आता है। रिपल्शन मोटर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और एक होता है रिपल्शन इंडक्शन मोटर। ठीक है। फोर्थ वन इज आवर सिंक्रोनस मोटर, जिसमें रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरेसिस मोटर आते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के पास एक स्क्विरल केज रोटर होता है और स्टेटर पे सिंगल फेज वाइंडिंग होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स हमारे सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं, दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, और इस वजह से कोई भी सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क भी नहीं होता है। दे हैव जीरो सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क। That is field polarity reverses but field does not rotates। ठीक है, मतलब कि जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो फील्ड की तो पोलैरिटी चेंज होती है, लेकिन जो फील्ड है वो रोटेट नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि मैकेनिकल मींस प्रोवाइड कराते हैं मोटर को रन करने के लिए। ठीक है। तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या होता है कि अल्टरनेटिंग फील्ड्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय टू रोटेटिंग फील्ड्स of half its amplitude rotating in opposite directions at synchronous speed। ठीक है। क्या होता है इसमें कि हम ये देखते हैं कि जो हमारा फ्लक्स होता है, एक फॉरवर्ड फ्लक्स होता है, एक बैकवर्ड फ्लक्स होता है। ठीक है। और वो जो दोनों होते हैं वो मैग्नीट्यूड में तो बराबर होते हैं, और वो मैग्नीट्यूड उनका क्या होता है? टोटल फ्लक्स का हाफ। ठीक है। मतलब दो कंपोनेंट, जो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको दो कंपोनेंट्स में हम बांटते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और वो डायरेक्शन में एक दूसरे को अपोज करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो वो नलिफाई कर देते हैं और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी रोटेट ही नहीं होता। तो इसके लिए हमको एक्सटर्नल मींस यूज करने पड़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कराने के लिए। बेसिकली क्या होता है कि हम जिस भी डायरेक्शन में सपोर्ट कर दे देंगे उस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होने लगता है। ठीक है। तो देखो क्या होता है कि इसमें जो फॉरवर्ड फ्लक्स होता है, तो एक स्लिप होगी जब मेरा फ्लक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होगा, और एक स्लिप होगी जब हमारा फ्लक्स बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होगा। ठीक है। तो जो फॉरवर्ड फ्लक्स पे जो स्लिप है वो हमारे जस्ट नॉर्मल स्लिप की तरह होती है। एस एफ इज इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन में एन एस इज इक्वल टू स्लिप एस, और इसकी वैल्यू होती है लेस देन यूनिटी, यानी कि स्लिप फॉर फॉरवर्ड फ्लक्स इज लेस देन यूनिटी। ऑन दी अदर हैंड स्लिप फॉर बैकवर्ड फ्लक्स जब हम निकालते हैं तो वो होता है एन एस माइनस ब्रैकेट में माइनस एन अपॉन में एन एस, यानी कि जो रोटर का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। राइट। तो हमारे स्लिप की जो वैल्यू आती है बैकवर्ड फ्लक्स पे वो आती है 2 - s, और 2 - s और s की वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। सो ऑब्वियसली द स्लिप फॉर बैकवर्ड फ्लक्स वो यूनिटी से तो बड़ी ही होगी। ठीक है। तो रोटर जो होता है वो रोटेट करता है अपोजिट टू द रोटेशन ऑफ बैकवर्ड फ्लक्स। तो क्या होता है, हमारा बैकवर्ड फ्लक्स जिस भी डायरेक्शन में रोटेट होगा मेरा रोटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा। ठीक है। और जो टॉर्क है वो ज़्यादा होता है, इज मोर फॉर स्लिप लेस देन यूनिटी। और जो मेरा टॉर्क है, तो अगर मेरी स्लिप जो है वो यूनिटी से कम है तो मुझे टॉर्क भी क्या है, अच्छा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। Now we have to see that rotor circuit for forward and backward rotating flux। तो क्या है कि अगर मेरा रोटर जब फॉरवर्ड फ्लक्स रोटेशन पे जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि मेरा ये तो रोटर रिएक्टेंस है, और रोटर रेजिस्टेंस इज गिवन बाय R2 अपॉन में S। S इज स्लिप। ठीक है। और यही क्या होता है, रेजिस्टेंस एट फॉरवर्ड फ्लक्स।
और अब हम देखते हैं कि अगर बैकवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स पे लेंगे तो R2/2 इंटू 2 - S ये हो जाता है। तो इसमें देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब मेरा स्पीड इंक्रीज करता है, ठीक है, जब मेरे रोटर का स्पीड इंक्रीज करता है तो हमारा फॉरवर्ड फ्लक्स भी इंक्रीज करता है। फॉरवर्ड फ्लक्स इंक्रीज करता है और बैकवर्ड फ्लक्स डिक्रीज करता है। स्पीड बढ़ने पे फॉरवर्ड फ्लक्स बढ़ता है, बैकवर्ड फ्लक्स कम होता है। फॉरवर्ड फ्लक्स बढ़ने की वजह से ड्राइविंग टॉर्क बढ़ता है और बैकवर्ड फ्लक्स के कम होने से जो अपोजिंग टॉर्क होता है वो कम होता है। तो अब क्या है कि ड्राइविंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ रही है, अपोजिंग टॉर्क की वैल्यू घट रही है, तो इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है कि आवर मोटर क्विकली अटेन्स द फाइनल स्पीड। ठीक है, जो टॉर्क होता है वो हमेशा सम होता है फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क का। तो ओवरऑल टॉर्क हमको कैसा होता है, फॉरवर्ड टॉर्क बढ़ता है, बैकवर्ड टॉर्क घटता है, और फ्लक्स का जो ऊपर अभी हमने डिस्क्रिप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग होता है। अब हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि भाई जो इंडक्शन फेज सिंगल फेज मोटर्स होते हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं, तो इनको सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बना सकते हैं। तो स्प्लिट फेज मोटर को हम सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं बाई उसको हम स्टार्ट करें दो फेज देके, सिंगल फेज ना देके उसको दो फेज के थ्रू स्टार्ट करें, एक ऑक्सिलरी या स्टार्टिंग वाइंडिंग के थ्रू, और बाद में हम उसको रिमूव कर देते हैं, फिर वो चलने लगता है। कैपेसिटर मोटर्स में भी हम वही करते हैं कि इसको भी हम स्टार्ट करते हैं एज टू फेज मोटर थ्रू ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड कैपेसिटर, एक कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं। शेडेड पोल मोटर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि इसको हम स्टार्ट करते हैं बाय मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय शेडिंग कॉइल। तो शेडिंग कॉइल यूज़ करके हम एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाते हैं जो कि रोटेटिंग इन नेचर होती है, और फिर उसके वजह से मेरा शेडेड पोल मोटर भी रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो नोट में ये है कि अपार्ट फ्रॉम शेडेड पोल मोटर ऑल अदर सिंगल मोटर्स आर स्टार्टेड एज टू फेज मशीन्स। तो सिर्फ शेडेड पोल मोटर ही एकमात्र ऐसा मोटर है जो कि टू फेज मशीन की तरह स्टार्ट नहीं होता है। अदरवाइज जितने भी मोटर्स हैं जो सिंगल फेज पे ऑपरेट करते हैं वो टू फेज मशीन की तरह ही स्टार्ट किए जाते हैं। ठीक है, सो आवर फर्स्ट मोटर इज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की जो पावर रेटिंग होती है वो होती है 60 से 250 वॉट। ठीक है, 60 से 250 वॉट के बीच में स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की पावर रेटिंग होती है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स हम यूज़ करेंगे पंखों में, वॉशिंग मशीन में, ऑयल बर्नर में, या फिर छोटे मशीन टूल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा डायग्राम है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। इसमें एक मेन वाइंडिंग लगी होती है, मेन वाइंडिंग, और यहाँ पे ये जो है मेरी स्टार्टिंग वाइंडिंग लगी होती है। दिस इज आवर रोटर, और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू जुड़ी रहती है। मेन वाइंडिंग में करंट IM फ्लो करता है, करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट IS फ्लो करता है। राइट, तो इसमें पहली जो चीज़ होती है कि जो करंट इन स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है वो लीड करता है मेन वाइंडिंग करंट को। ठीक है, IS लीड्स IM, स्टार्टिंग करंट लीड्स मेन वाइंडिंग करंट। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो लोकेटेड होती है 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल टू मेन वाइंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको करंट चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, लो रेजिस्टेंस क्यों नहीं होता, तो हम इसका रीज़न ये है कि हाँ स्टार्टिंग वाइंडिंग को करंट की ज़रूरत होती है, लेकिन लो रेजिस्टेंस इसलिए नहीं रखते हैं कि हमको पूरा करंट तो स्टार्टिंग वाइंडिंग से होकर गुजारना नहीं है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिर्फ पर्पस इतना भर है कि हमको थोड़ा सा वो एंगल प्रोवाइड कराए अल्फा का, जिसके वजह से मेरा रोटर रोटेट कर पाए।
है कि नहीं। इस वजह से स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है और रिएक्टेंस जो है वो स्मॉल होता है। ऑन दी अदर हैंड जो मेन वाइंडिंग है उसको ही टोटल करंट कैरी करनी है, इस वजह से उसका रेजिस्टेंस लो रहता है और रिएक्टेंस हाई होता है। तो अब क्या होता है, इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो फेज डिफरेंस आता है वो होता है 25 से लेके 30 डिग्री का। अच्छा, एक और चीज़, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है तो हम लोग जनरली कंसेप्शन यही रहता है और जगह पे कि हाई रेजिस्टेंस वायर है या वाइंडिंग है तो उसको पतला होना पड़ेगा, थिन होना पड़ेगा और नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो भी ज़्यादा होने पड़ते हैं। वहीं पे जो करंट कैरिंग मतलब कि जो कंडक्टर्स होते हैं जिससे ज़्यादा करंट फ्लो कराने की डिमांड रहती है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्न कम रखते हैं और जो तार होता है वो थिक यूज़ करते हैं, वो सही है। लेकिन इस केस में स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो है रेजिस्टेंस तो हाई होगा, लेकिन जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग के वो मेन वाइंडिंग के टर्न से कम ही होंगे। ठीक है। सो the number of turns in main winding is greater than the number of turn in starting winding। ठीक है। Starting torque is given by Ts is equal to Kim, that is main winding current, starting winding current and sin alpha। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है, 25 से 30 डिग्री है। तो 1 से तो बहुत दूर है, लेकिन हाँ क्योंकि ज़ीरो पे तो कुछ टॉर्क नहीं आ रहा था। अब क्या है कि हमको एक फेज डिफरेंस मिल गया है तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क तो कुछ हमको मिलेगा। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का वो 1.5 से 2 टाइम्स फुल लोड टॉर्क के बराबर होता है। लेकिन स्टार्टिंग करंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है 6 to 8 टाइम्स द फुल लोड करंट। बहुत पॉपुलर होता है क्योंकि सस्ता होता है। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क के फॉर्मूलों में जो के है वो डिपेंड करता है मोटर के डिज़ाइन पे। और जब हमारा मोटर 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड को रीच करता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो हमारे सर्किट को ओपन कर देती है, राइट। स्पीड रेगुलेशन 2 से 5% होता है नो लोड से फुल लोड तक, यानी कि अच्छा स्पीड रेगुलेशन हमें मिलता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स में। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है वो हीट्स अप क्विकली, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है कि नहीं। रेजिस्टेंस हाई है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग हीट्स अप क्विकली एज इट इज मेड ऑफ फाइन वायर and current density high, therefore exceeding 5-6 seconds causes burn in winding। क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है, पतले तार का बना है, तो अगर करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग से 5-6 सेकंड से ज़्यादा होकर गुजरेगी तो मेरा स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। इस वजह से हम जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स को वहीं यूज़ करते हैं जहाँ स्टार्टिंग पीरियड फ्रीक्वेंट ना हो, मतलब बार बार स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम इस मोटर को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग से बहुत ज़्यादा देर तक करंट फ्लो होगी या बार बार हम करंट फ्लो कराएंगे तो उस वाइंडिंग के बर्न होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। इसलिए हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है और जहाँ स्टार्टिंग पीरियड जो है वो इनफ्रीक्वेंट होता है, राइट। गुड। नेक्स्ट इज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, राइट। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की जो पावर रेटिंग है वो 120 वाट से 7.5 किलो वाट के बीच में होती है। ठीक है। 120 वाट से 7.5 किलो वाट की पावर रेटिंग के साथ ये मोटर्स आते हैं। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन स्प्लिट फेज मोटर के ही तरह होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हम एक कैपेसिटर को ऐड कर देते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर को यूज करने से जो हमारा फेज डिफरेंस आता है वो 25-30 डिग्री के बजाय 80 डिग्री तक का फेज डिफरेंस हमको मिलता है। और फेज डिफरेंस जब 80 डिग्री पे आ गया यानी कि 90 साइन 90 पे तो 1 वैल्यू हो जाती है, तो इट इज़ क्लोज टू 1। इट मीन्स कि यहाँ पे हमको स्टार्टिंग टॉर्क जो है
वो हायर साइड पे मिलेगा। ठीक है। एक और चीज़, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को डिफरेंस, मतलब एक मेजर डिफरेंस है कि इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग टर्म जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू के आई एस आई एम साइन अल्फा। साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 के बहुत क्लोज रहती है, इसके वजह से जो स्टार्टिंग टॉर्क कैपेसिटर मोटर की होती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की, वो स्प्लिट फेस मोटर से ज़्यादा होती है। तो अब क्या है कि स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की ज़्यादा होती है स्प्लिट फेज मोटर से, लेकिन रनिंग कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग वाइंडिंग तो 75% ऑफ एनएस अचीव करने के बाद तो ओपन हो ही जाना है। ठीक है, तो रनिंग कैरेक्टरिस्टिक रिमेन्स सेम एंड स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक इज बेटर देन स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। However, the one advantage that puts capacitor start motor apart from the league of split phase motor is that the current is half in split phase। ठीक है, देन सॉरी द करंट इज हाफ देन इन स्प्लिट फेज। मतलब क्या था कि स्टार्टिंग करंट जो हो रहा था मेरे स्प्लिट फेज में वो 6 से 8 गुना था फुल लोड करंट का, लेकिन यहाँ पे उसका जस्ट आधा, दैट इज 3 to 4 टाइम्स द फुल लोड करंट हमें मिलता है। तो अब क्या है कि स्टार्टिंग करंट हमें इतना कम मिल रहा है, आधा मिल रहा है, इस वजह से अब हम इसको उस जगह भी यूज़ कर पाएंगे जहाँ पे स्टार्टिंग पीरियड फ्रीक्वेंट होंगे। ठीक है, तो अब देयर फॉर लेस हीटअप ऑफ वाइंडिंग, क्योंकि करंट ही कम है तो अब वाइंडिंग का गर्म होना भी कम होगा, और हम इसे वहाँ यूज़ कर पाएंगे जहाँ पे फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग पीरियड्स होते हैं या फिर लॉन्ग स्टार्टिंग पीरियड्स होते हैं, और जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है हम वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये किस तरह के मशीन्स में यूज़ होते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स? तो कंप्रेसर में, बड़े पंखों में, पंप्स में, या फिर हाई इनर्शिया लोड्स में। So the next one is our capacitor start capacitor run motor। ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये अस्पतालों में यूज़ होते हैं, स्टूडियोज़ में यूज़ होते हैं, और अदर इम्पॉर्टेंट साइलेंट प्लेसेस पे भी हम कैसे मोटर्स को यूज़ करेंगे? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। स्मॉल लेथ में भी हम कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर को यूज़ करते हैं। ये जो होता है ये भी आइडेंटिकल होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की ही तरह। इसमें जो ओनली डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कैपेसिटर जो है वो स्टार्टिंग के बाद ओपन नहीं किया जाता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में 75% ऑफ एनएस अचीव करने के बाद कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देते थे स्टार्टिंग वाइंडिंग से, लेकिन इसमें हम कैपेसिटर को नहीं हटाते हैं सर्किट में से, इसी वजह से कैपेसिटर स्टार्ट के साथ कैपेसिटर रन भी नाम जुड़ जाता है इस मोटर में। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो है वो हमारे दो डिज़ाइन में आते हैं। ठीक है, पहला डिज़ाइन ये है कि नॉर्मल है कि कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा है विदाउट एनी सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और जो दूसरा डिज़ाइन है उसमें भी स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो कैपेसिटर लगा है उसके पैरेलल में हम एक और कैपेसिटर लगा देते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखते हैं एक एक करके। जो पहला डिज़ाइन है उसमें तो कम्प्लीटली ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच को एलिमिनेट कर दिया गया है, इसकी वजह से पावर फैक्टर और इफ़िशियंसी में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। जो दूसरा डिज़ाइन है उसमें दो कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो C1 है वो छोटा कैपेसिटर है, स्मॉलर कैपेसिटर, और C2 जो है वो रिलेटिवली बड़ा कैपेसिटर होता है। तो जो C1 कैपेसिटर होता है, जो छोटा कैपेसिटर होता है, तो ये छोटा कैपेसिटर होता है ऑयल कैपेसिटर, और जो बड़ा कैपेसिटर होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। तो इसको मैं ऐसे याद करता हूँ कि छोटा कैपेसिटर है तो छोटे नाम वाला कैपेसिटर, और बड़ा कैपेसिटर है तो बड़े नाम वाला कैपेसिटर। ठीक है, छोटा बड़ा, और छोटा है तो छोटे नाम वाला कैपेसिटर की ऑयल कैपेसिटर, और बड़ा कैपेसिटर मतलब बड़े नाम वाला कैपेसिटर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो छोटा कैपेसिटर C1 होता है
वो हम यूज़ करते हैं ऑप्टिमम रनिंग कंडीशन के लिए। और जो C2 है, जो कि 75% ऑफ NS पे जाने के बाद जिसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, वो होता है हमारा ऑप्टिमम स्टार्टिंग कंडीशन प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं कि स्मॉलर कैपेसिटर C1 जो है वो परमानेंटली कनेक्ट रहेगा और रिक्वायर्ड रहता है ऑप्टिमम रनिंग कंडीशन प्रोवाइड कराने के लिए। उसी तरह जो मच बिगर कैपेसिटर C2 है वो पैरेलल में कनेक्ट रहता है C1 के फॉर ऑप्टिमम स्टार्टिंग कंडीशन एंड रिमेन्स टिल द मोटर रीचेस 75% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। ये क्या होते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर्स प्रोड्यूसेस कांस्टेंट टॉर्क एंड नॉट पल्सेटिंग लाइक अदर्स। इसके वजह से कांस्टेंट टॉर्क होने की वजह से ही ये वाइब्रेशन फ्री होते हैं और इनको हम साइलेंट प्लेसेस जैसे कि हॉस्पिटल, स्टूडियोज और अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे हम यूज़ कर सकते हैं। जो ऑयल कैपेसिटर है वो C1 है, C2 इज द इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की जो रेटिंग होती है वो 350 माइक्रोफैराड के आसपास होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शेडेड पोल मोटर। तो पहली बात, शेडेड पोल मोटर्स जो होते हैं बहुत स्मॉल पावर रेटिंग्स में आते हैं, दैट इज 0.05 हॉर्स पावर, दैट इज रफली अराउंड 40 वॉट। इस रेटिंग में आते हैं इस तरह के मोटर्स। इसमें सेलियंट पोल्स लगे होते हैं स्टेटर पे। ठीक है, स्टेटर पे कैसे पोल्स होते हैं? सेलियंट पोल्स होते हैं। और जो रोटर होता है वो हमारा स्क्विरल केज रोटर होता है। ठीक है, शेडिंग कॉयल क्या होता है? अच्छा, उससे पहले एक चीज़ ये है, ये पॉइंट जो है वो ऊपर से रिलेटेड है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के लिए है कि जो कैपेसिटर हम सेलेक्ट करते हैं ना वो हमेशा पीक वोल्टेज के लिए सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नोट्स बनाते टाइम उस समय ये पॉइंट मैं नहीं लिख पाया, लेकिन बाद में मुझे कहीं से ये पता चला तो मुझे लगा कि ये नोट्स में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं शेडेड पोल मोटर। इसमें सेलियंट पोल्स होते हैं स्टेटर पे, स्क्विरल केज रोटर होता है। नाउ इसमें हम यूज़ करते हैं शेडिंग कॉयल। तो शेडिंग कॉयल क्या होता है कि अ पोर्शन ऑफ ईच पोल इज सराउंडेड बाय अ शॉर्ट सर्किटेड टर्न ऑफ कॉपर स्ट्रिप कॉल्ड शेडिंग कॉयल। तो इसमें क्या होता है कि हम जो हमारा पोल है, स्टेटर पोल है, उसको क्या करते हैं, उसके कुछ पोर्शन को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किटेड टर्न से लपेट देते हैं कॉपर स्ट्रिप से, और इसको हम शेडिंग कॉयल बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि मेरे स्टेटर पे ही कुछ पोर्शन जो है वो कॉपर कॉयल से लपेटा हुआ है और कुछ हिस्सा कॉपर कॉयल से नहीं लपेटा हुआ है। तो जो कॉपर स्ट्रिप से लपेटा हुआ हिस्सा है वो शेडेड रीजन है और जो नहीं लपेटा हुआ रीजन है वो अनशेडेड रीजन है। और इसी वजह से अभी आगे पता चलेगा कि हम क्यों शेडेड पोल मोटर बोलते हैं। तो इसमें पहली चीज ये है कि जो हमारा अनशेडेड फ्लक्स जो होता है, ठीक है, क्योंकि अब जब करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो होगी शेडेड पोर्शन से भी और अनशेडेड पोर्शन से भी। तो जो फ्लक्स, तो भाई करंट अगर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो वो तो फ्लक्स जनरेट करेगी ही करेगी। अगर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है तो वो, वी ऑल नो कि फ्लक्स जनरेट करती है। तो यहाँ पे वो शेडिंग के वजह से दो फ्लक्स जनरेट होता है। एक फ्लक्स जनरेट होता है शेडेड रीजन में और एक होता है अनशेडेड रीजन में। अगर ये शेडेड पोल ना होता तो यूनिफॉर्म फ्लक्स जनरेट होता, लेकिन यहाँ पे दो रीजन आने की वजह से हमको दो अलग अलग फ्लक्स देखने को मिलते हैं। उसमें जो अनशेडेड रीजन का जो फ्लक्स होता है, अनशेडेड पोर्शन का फ्लक्स होता है, वो लीड करता है शेडेड फ्लक्स को। अनशेडेड फ्लक्स लीड द शेडेड फ्लक्स। अब वर्किंग देखते हैं। अब देखो, जैसे अल्टरनेटिंग करंट तो साइकिल में ही चलता है, राइट? ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की ये एक अल्टरनेटिंग साइकिल है। ठीक है, तो इसमें जब मेरा करंट जीरो से ए की ओर बढ़ रहा है, यानी मेरा करंट क्या है, राइज कर रहा है। तो अब करंट बढ़ रहा है, हमें पता है ना कि अल्टरनेटिंग करंट
जब फ्लो करता है तो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब जब मेरा करंट बढ़ रहा है तो शेडिंग कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, और अनशेडेड रीजन में भी करंट इंड्यूस होगा। तो जो मेरा शेडिंग कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो कम करंट है, और जो मेरा अनशेडेड रीजन में करंट इंड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा करंट है। तो अब जहाँ कम करंट इंड्यूस हो रहा है वहाँ फ्लक्स भी कम इंड्यूस होगा, और जहाँ पे ज़्यादा करंट इंड्यूस हो रहा है वहाँ पे फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो यानी कि जब मेरा करंट पीक पे है, जब मेरा करंट बढ़ रहा है तो मेरे अनशेडेड रीजन में ज़्यादा फ्लक्स है और मेरे शेडेड रीजन में कम फ्लक्स है। अब जब हम ए से पी पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ पे जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, मैक्सिमम है, और बहुत चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी करंट जो है वो शेडिंग कॉइल में फ्लो नहीं करेगा। अब जब हम बी से सी की ओर देखते हैं तो मेरा करंट क्या है, वो अब डिक्लाइन पे है, और उस केस में हम देखते हैं कि फिर से शेडिंग कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, लेकिन इस बार शेडिंग कॉइल में ज़्यादा करंट इंड्यूस हो रहा है और अनशेडेड रीजन में कम करंट इंड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि शेडिंग कॉइल में ज़्यादा करंट है तो अब शेडिंग कॉइल में ज़्यादा फ्लक्स है और अनशेडेड रीजन में कम फ्लक्स है। तो हम क्या देखते हैं कि इनिशियली मेरा शेडेड रीजन में फ्लक्स जो था वो कम था, और फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि मेरे शेडेड रीजन में फ्लक्स बढ़ गया। यानी कि फ्लक्स का मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अभी मेरा शेडेड रीजन में कम फ्लक्स था, वो ज़्यादा हो गया, वो शिफ्ट हो गया, और जो कम वाला था वो अनशेडेड रीजन में चला गया, और अनशेडेड वाला शेडेड में आगे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक अल्टरनेट मूवमेंट होने लगा फ्लक्स चेंजिंग का, फ्रॉम अनशेडेड टू शेडेड रीजन, राइट। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऊपर लिख ही दिया गया है कि अनशेडेड फ्लक्स जो है वो हमेशा लीड करता है शेडेड फ्लक्स को, राइट। तो शेडेड कॉइल कॉजेस फील्ड फ्लक्स टू शिफ्ट फ्रॉम अनशेडेड टू शेडेड रीजन। अनशेडेड से शेडेड रीजन की ओर शिफ्ट करवाता है शेडेड कॉइल ही, और एक रोटेटिंग वीक फील्ड की तरह काम करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड तो ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो फील्ड रोटेटिंग होता है। और हमें पता ही है कि सिंगल फेज मोटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसके फील्ड को रोटेट करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक रोटेटिंग वीक फील्ड मिल जाता है, और उसके वजह से एक टॉर्क डेवलप हो जाता है, और हमारा जो मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे रोटेट कर जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है शेडेड पोल मोटर्स की? पहली बात, इसमें किसी भी प्रकार के सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क वेरी लो होता है, एफिशिएंसी बहुत कम होती है, और पावर फैक्टर भी बहुत ख़राब होता है। इसलिए यह सिर्फ और सिर्फ लो पावर एप्लीकेशंस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, जैसे छोटे पंखे, खिलौने, हेयर ड्रायर्स और टेबल फैन, जो डेस्क फैंस वगैरह होते हैं छोटे, उनके लिए, राइट। अब हमको देखना है एसी सीरीज मोटर। इसको हम यूनिवर्सल मोटर भी कह देते हैं। डीसी सीरीज मोटर जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रोटेट होती है, रिगार्डलेस ऑफ द पोलैरिटी। अगर हम फील्ड की पोलैरिटी चेंज करेंगे तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा रोटेशन के डायरेक्शन पे, क्योंकि फील्ड और आर्मेचर सीरीज में ही हमेशा होते हैं, ठीक है। तो कोई भी चेंज आता नहीं है पोलैरिटी चेंज करने से, ठीक है। लेकिन हमको जो डीसी सीरीज मोटर है उसको एक एसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर की तरह यूज़ करने के लिए अपने डीसी सीरीज मोटर में कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे, और वो मॉडिफिकेशन ये है कि पूरे ही मैग्नेटिक सर्किट को लैमिनेट करना होगा ताकि एडी करंट लॉस को कम से कम किया जा सके।
वहाँ पे एडी करंट लॉसेस का उतना दिक्कत रहता था नहीं, जो थोड़ा मोड़ा दिक्कत रहता था वो सिर्फ आर्मेचर तक रिस्ट्रिक्टेड रहता। लेकिन यहाँ पे तो हमको अल्टरनेटिंग करंट ही बाहर से ही प्रोवाइड करा रहे हैं, इस वजह से हमको पूरे के पूरे सर्किट को लैमिनेट करने की ज़रूरत पड़ेगी एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। इस वजह से ये एक्सपेंसिव हो जाता है थोड़ा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमको हाई फील्ड फ्लक्स चाहिए होता है, और वो हमको मिलता है लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट को यूज़ करके। और उसके बाद एसी सीरीज मोटर में स्पार्किंग भी जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है डीसी सीरीज मोटर की तुलना में। ये जो है हाई रेजिस्टेंस लीड्स यूज़ करते हैं, और टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक यूनिवर्सल मोटर का सेम होता है डीसी सीरीज मोटर की तरह, ठीक है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता है। यूनिवर्सल मोटर्स में किसी भी तरह का रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? स्पीड बहुत ज़्यादा होती है लोड जब नहीं रहता है, यानी कि डीसी सीरीज मोटर तो ऐसे भी नो लोड पे हम चलाते नहीं थे, ठीक है। तो सेम केस यहाँ है कि अगर लोड कम है तो स्पीड बहुत हाई हो जाती है, और लॉसेस जो हैं बहुत हाई होते हैं एट नो लोड। इस वजह से स्पीड को हमको फिक्स करना पड़ता है, और हम इसको एक फिक्स स्पीड पे चलाते हैं, और वो स्पीड है 1500 से 15,000 आरपीएम पे। स्टार्टिंग टॉर्क इनका हाई होता है। फुल लोड पे पावर फैक्टर 90% तक दे देते हैं ये। स्टार्टिंग के समय पावर फैक्टर लो हो सकता है एट स्टार्टिंग। अगर क्वेश्चन एट स्टार्टिंग करके पूछे तो हम लो कहेंगे, अदरवाइज इनका पावर फैक्टर 90% तक जाता है। ये फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स भी कहलाते हैं। हाई स्पीड एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क, इनकी स्पीड हाई होती है, स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई होता है, और साइज भी इनका स्मॉल होता है। ये इस हाई स्पीड वैक्यूम क्लीनर्स, सीविंग मशीन्स, इलेक्ट्रिक शेवर्स, ड्रिल्स या मशीन टूल्स में यूज़ होते हैं। लो फ्रिक्वेंसी पे कम्यूटेशन का जो होता है वो थोड़ा सा इम्प्रूव करता है लो फ्रिक्वेंसी पे, और पावर फैक्टर एंड इफिशिएंसी इंक्रीजेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिंगल फेज रिपल्शन मोटर। तो सिंगल फेज रिपल्शन मोटर भी जो होते हैं ना, वो एसी सीरीज मोटर की ही तरह होते हैं। बस इसमें कुछ चेंजेस ये होते हैं कि इसमें जो ब्रश है वो सप्लाई से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। मोटर में जो हमको जो भी करंट आती है वो ब्रशेस के थ्रू होके आती है, यानी कि ब्रश सप्लाई से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन सिंगल फेज रिपल्शन मोटर में जो ब्रशेस होते हैं वो सप्लाई से ना कनेक्ट होके आपस में ही शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। और जो मोटर में करंट आती है ना, वो ट्रांसफार्मर की तरह इंड्यूस होके आती है। सो करंट इज इंड्यूस्ड बाय ट्रांसफार्मर एक्शन। इसके जो पोल्स होते हैं वो हमारे नॉन सेलिएंट पोल्स होते हैं। कैसे पोल्स होते हैं? नॉन सेलिएंट पोल्स। कंस्ट्रक्शन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ चुका है एग्जाम में, इस वजह से याद होना चाहिए कि जो मेरा रिपल्शन मोटर है उसकी जो वाइंडिंग होती है वो ड्रम टाइप होती है। ये ड्रम टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, सो यू हैव टू लर्न इट कि द रिपल्शन मोटर हैज ड्रम टाइप वाइंडिंग कनेक्टेड टू कम्यूटेटर, ठीक है, similar to DC motors. Short circuiting of brushes makes rotor into a type of squirrel cage। क्योंकि हमने ब्रशेस को अब शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो ये एक तरह से स्क्विरल केज का ही एक टाइप हो जाता है रोटर इसका। और बाय यूजिंग अ कम्यूटेटर मोटर विथ ब्रशेस शॉर्ट सर्किटेड स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी वैरिड। और क्या होता है कि हम कम्यूटेटर मोटर विथ ब्रशेस शॉर्ट सर्किटेड यूज करके हम स्टार्टिंग टॉर्क को भी वैरी कर सकते हैं। जो रिपल्शन मोटर होते हैं उनका पावर फैक्टर बेस्ट होता है बाकी सारे सिंगल फेज मोटर से, ठीक है। और इसका देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन भी देख लो क्या है। ये स्टेटर पे जो भी फील्ड, मतलब जो स्टेटर, सॉरी, ये हमने सप्लाई दिया है इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा रोटर है, ये ब्रशेस है, और ये ब्रश आपस में शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है। तो आर्मेचर या मेरा रोटर
कब स्टेशनरी रहेगा? अगर मेरा ये जो ब्रश का एक्सिस है ये पैरेलल है स्टेटर फील्ड से, तो मेरा रोटर मूव नहीं करेगा। और अगर ये मेरा ब्रश एक्सिस जो है वो अगर यहाँ पे ऐसे आ जाए, ठीक है, ऐसे हो जाए, यानी परपेंडिकुलर टू स्टेटर फील्ड हो जाए, तो भी नहीं मूव करेगा। ठीक है, ये दो कंडीशन होते हैं रिपल्शन मोटर के, कि रिपल्शन मोटर में या तो 0 डिग्री भी नहीं होना चाहिए स्टेटर फील्ड से और 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी करंट इंड्यूस होगी रोटर में वो हमेशा सप्लाई या स्टेटर करंट का अपोज करेगी, और जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो हमेशा ब्रश बी से ब्रश ए की तरफ होगा। ये तो सब्जेक्टिव है कि हम कौन सा पॉइंट कहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, इस केस में बी से ए की तरफ होगा। ठीक है, तो फिर रोटेट कब होगा मेरा रोटर? तो हमारा रोटर तब रोटेट होगा जब ब्रश एक्सिस किसी भी एंगल पे हो, सिर्फ 0 और 90 डिग्री को छोड़ के, उस टाइम पे हमारा रोटर एक्सिलरेट करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगी? तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि किस डायरेक्शन में हम अपने ब्रश को शिफ्ट कर देते हैं। अगर हमने अपने शिफ्ट को क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दिया तो हमारा रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अगर हमने अपने ब्रश को एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्ट कर दिया तो हमारा रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, जो आर्मेचर टॉर्क होता है रिपल्शन मोटर में वो दिया जाता है TA = sin 2 अल्फा। तो अल्फा जो है क्या है? ब्रश एक्सिस और स्टेटर फील्ड एक्सिस के बीच का एंगल। और अगर हमको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो अल्फा हमारा 45 डिग्री होगा। इस केस में हमको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं रिपल्शन मोटर के? तो एसी सीरीज मोटर की तरह ही होते हैं, दैट इज हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड हाई स्पीड एट नो लोड। स्पीड ऑन एनी लोड डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ब्रशेस। किसी भी समय जो स्पीड है चाहे किसी भी लोड पे, वो हमेशा डिपेंड करती है ब्रशेस के पोजीशन पे। इन कंपैरिजन विथ अदर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स इट हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करंट। ठीक है, बाकी सारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स में इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा है, हाई है, और स्टार्टिंग करंट भी बहुत कम है, और इसका पावर फैक्टर भी बाकी के इंडक्शन मोटर्स की तुलना में बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है कि रिपल्शन मोटर हमने पढ़ लिया। अब है रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ये क्या होता है? तो रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में मोटर को हम स्टार्ट करते हैं रिपल्शन मोटर की तरह, क्योंकि रिपल्शन मोटर में हमने ऊपर देखा कि भाई स्टार्टिंग टॉर्क तो सबसे बेहतरीन है। ठीक है, तो मोटर को हम स्टार्ट करते हैं रिपल्शन मोटर की तरह फॉर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, और फिर मोटर को हम रन करते हैं एज इंडक्शन मोटर। ठीक है, और इंडक्शन मोटर की तरह हम रन कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हमारे कम्यूटेटर को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं एक सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस यूज होता है? तो रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में होता है, क्योंकि इसमें तीन तरह के मोटर आ जाते हैं। एक होता है सिर्फ रिपल्शन मोटर, एक होता है रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और एक होता है रिपल्शन इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस है वो सिर्फ और सिर्फ यूज होता है रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है? सेम एज रिपल्शन मोटर except it is equipped with centrifugal device fitted on armature shaft। तो इसका कंस्ट्रक्शन रिपल्शन मोटर की ही तरह होता है, सिर्फ इसमें एक चेंज ये होता है कि इसके आर्मेचर शाफ्ट पे हम एक सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस को लगाते हैं। When motor reaches 75% of full running speed, centrifugal device forces a short circuiting ring to come in contact with the inner surface of कम्यूटेटर्स। ठीक है, तो जैसे ही मोटर 75% की स्पीड अटेन करने वाली होती है, मेरा सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस जो है
वो तुरंत ही एक रिंग है उससे कम्यूटेटर को शॉर्ट सर्किट कर देता है, ठीक है। इनर सरफेस ऑफ कम्यूटेटर को वो शॉर्ट सर्किट कर देता है। और सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस एक और काम करता है, इट ऑल्सो रेजेस द ब्रश above कम्यूटेटर which reduces the wear of brushes and commutator and make operation वाइट। तो ये ब्रश को थोड़ा कम्यूटेटर के ऊपर उठा देता है, जिससे अब ब्रशेस का वियर एंड टियर थोड़ा कम हो जाएगा, और जो मोटर है वो थोड़ा वाइट ऑपरेशन भी करेगी। स्टार्टिंग टॉर्क देखो 2.5 से 4.5 गुना ऑफ फुल लोड टॉर्क है, 2.5 to 4.5 ऑफ द फुल लोड टॉर्क। ऑन द अदर हैंड स्टार्टिंग करंट इज 3.75 ऑफ द IFL। और अभी तक हमने जो सबसे कम करंट पढ़ा था वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में पढ़ा था, और वो था वो भी 3 to 4 टाइम्स था, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत ही कम स्टार्टिंग करंट के कैटेगरी में आता है। लेकिन टॉर्क तो इतना उसमें भी नहीं था, शायद 2.5 से 4.5 तो। लेट अस चेक हियर। हाँ, 3 से 4 गुना जो, नहीं ये तो करंट है ना। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दी है कि कितने से ज़्यादा टॉर्क बढ़ता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, लेकिन डेफिनेटली इससे कम बढ़ता है। मतलब बेस्ट तो जो होता है वो रिपल्शन मोटर्स का ही स्टार्टिंग टॉर्क है। तो इसी के आसपास इससे थोड़ा मोड़ा कम कैपेसिटर मोटर्स का भी स्टार्टिंग टॉर्क होता होगा, क्योंकि वो भी अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या है? पहली बात देखो, ब्रश है, कम्यूटेटर है, तो उनका मेंटेनेंस करना होगा। सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस है, उनका मेंटेनेंस करना होगा, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चर होते नहीं हैं, इसको कैपेसिटर मोटर्स ने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि कैपेसिटर मोटर के ही सिमिलर है ये कहीं ना कहीं, है कि नहीं। तो अब इनको यूज़ नहीं किया जाता है, इनकी जगह पे अब हम कैपेसिटर मोटर्स को यूज़ कर लेते हैं। ये रेफ्रिजरेटर, पंप या कंप्रेसर वगैरह में यूज़ होते थे। अब उसके बाद एक और टाइप का मोटर आता है जिसे हम कहते हैं रिपल्शन इंडक्शन मोटर। इसमें हम दो वाइंडिंग यूज़ करते हैं, एक रिपल्शन वाइंडिंग होती है, एक स्क्विरल केज वाइंडिंग होती है। आउटर वाइंडिंग जो होती है हमारा रिपल्शन वाइंडिंग होती है, और इनर वाइंडिंग जो होती है वो इंडक्शन वाइंडिंग होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ऑन स्टेटर। रोटर में 2 इंडिपेंडेंट वाइंडिंग्स होती हैं, दोनों वाइंडिंग आपस में कोई रिलेशन नहीं रख रही हैं, बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही हैं। जो अंदर वाली वाइंडिंग है जिसको हम स्क्विरल केज वाइंडिंग कह रहे हैं, वो सबसे अंदर वाली वाइंडिंग है। और जो आउटर वाइंडिंग है वो या तो उसको रिपल्शन, कम्यूटेटर, आर्मेचर वाइंडिंग बोल दो, या सिंपली रिपल्शन वाइंडिंग कह सकते हैं। रिपल्शन वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू कम्यूटेटर। तो जो कम्यूटेटर से कनेक्शन है वो स्क्विरल केज वाइंडिंग का नहीं है, रिपल्शन वाइंडिंग। कम्यूटेटर से कनेक्शन जो है वो रिपल्शन वाइंडिंग का है, ठीक है। ऑन विच शॉर्ट सर्किटेड ब्रश राइट। तो जो ब्रश है वो भी आउटर वाइंडिंग यानी कि रिपल्शन वाइंडिंग पे ही लगी होती है। इसमें किसी भी तरह का सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस या स्विचिंग अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो हमने पहले ही देख लिया कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस रिपल्शन मोटर के रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में ही लगे होते हैं, अदरवाइज किसी में भी नहीं होते हैं। इस कैटेगरी के मोटर्स की सिर्फ बात हो रही है। अब ऑपरेशन देखो, व्हेन सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर, जब हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो जो रिपल्शन वाइंडिंग है, जो बाहर की वाइंडिंग है, वो एनर्जाइज होती है, और मोटर क्या होता है, स्टार्ट होता है विथ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। लेकिन विथ इंक्रीज इन स्पीड, करंट जो है वो शिफ्ट करता है रिपल्शन वाइंडिंग से स्क्विरल केज वाइंडिंग की तरफ, क्योंकि इम्पिडेंस ऑफ इनर वाइंडिंग डिक्रीजेज विथ इंक्रीज्ड स्पीड, ठीक है। क्योंकि इम्पिडेंस जो है वो कम होने लगता है स्पीड बढ़ने के साथ साथ। और इंडक्शन की तरह वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी तो सोच सकते हो कि इम्पिडेंस किस वजह से कम हो रहा है, क्योंकि स्लिप कम हो रहा है कि नहीं। स्पीड बढ़ रहा है मतलब स्लिप कम हो रहा है, और स्लिप कम होगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे पैरामीटर्स जैसे रोटर करंट, रोटर पावर फैक्टर,
रिएक्टेंस, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं स्पीड अटेन करने के बाद स्लिप के कम होने की वजह से। ठीक है, तो क्या होता है कि इम्पीडेंस जो है वो कम हो जाता है इनर वाइंडिंग का, और करंट बाहर वाली वाइंडिंग से अंदर वाली वाइंडिंग की तरफ आ जाती है। Therefore, while running, squirrel cage winding carries more current। यानी कि स्टार्टिंग के समय भले ज़्यादा करंट रिपल्शन वाइंडिंग कैरी कर रही है, लेकिन ड्यूरिंग रनिंग रन करते समय जब मोटर फुल स्पीड पे चल रही है तो स्क्विरल केज वाइंडिंग कैरीज मोर करंट। मोटर जो है वो स्टार्ट होता है एज रिपल्शन मोटर और रन करता है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिपल्शन एंड इंडक्शन मोटर, जिसमें कि इंडक्शन बीइंग डोमिनेंट। इंडक्शन पापा होते हैं इस मशीन के। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नो लोड स्पीड इज अबव सिंक्रोनस स्पीड। नो लोड स्पीड जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रिपल्शन वाइंडिंग। स्पीड एट फुल लोड बिलो सिंक्रोनस स्पीड। स्पीड रेगुलेशन 6%। स्टार्टिंग टॉर्क 2.25 से 3 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। 2.25 फॉर लार्ज मोटर्स। स्टार्टिंग करंट 3 या 4 फुल लोड करंट के बराबर। इसको वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है विथ कांस्टेंट रनिंग स्पीड, और इसका साइज जो है 0.25 से 5 हॉर्स पावर के बीच में आता है। ठीक है, अब आता है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स। तो पहली बात, जैसे सिंक्रोनस मोटर्स में क्या होता है, रोटर पे डीसी एक्साइटेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स में ऐसी कोई नीड नहीं होती है। सो दे डू नॉट रिक्वायर डीसी एक्साइटेशन फॉर रोटर। इस वजह से हम इन्हें अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स भी कहते हैं, क्योंकि दे डू नॉट रिक्वायर रोटर एक्साइटेशन। ठीक है, ये दो तरह के आते हैं। पहला होता है रिलक्टेंस मोटर्स और दूसरा होता है हिस्टेरिसिस मोटर। इनकी एफिशिएंसी और टॉर्क दोनों ही लो होते हैं। ठीक है, रिलक्टेंस मोटर जो होते हैं दे डजेंट रिक्वायर डीसी एक्साइटेशन टू रोटर, और ये सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। लेकिन ठीक है, एक चीज़ ये है, क्योंकि हमको डीसी एक्साइटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है सिंक्रोनस मोटर में? टू मेक इट टू मेक मोटर स्टार्ट, सॉरी, मतलब मोटर को स्टार्ट करने के, क्योंकि वो सेल्फ स्टार्टिंग होते नहीं है। लेकिन ये रिलक्टेंस मोटर को डीसी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं होती है, वो उसके बिना भी सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। प्रिंसिपल क्या है रिलक्टेंस मोटर का, कि वेन अवर अ पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज लोकेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द मटेरियल टेंडिंग टू अलाइन द मटेरियल सो दैट द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ दैट passes थ्रू द मटेरियल इज मिनिमम। सॉरी, तो देखो क्या है, कह रहा है कि जब भी हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि फ्लक्स लविंग मटेरियल को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में हम रख दें, तो एक फोर्स एक्सर्ट होगा उस मटेरियल पे, जो कि उसको फोर्स करेगा इस तरह से अलाइन होने के लिए कि मैग्नेटिक पाथ और उस मटेरियल के बीच का जो रिलक्टेंस है वो मिनिमम हो जाए। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है रिलक्टेंस मोटर। कंस्ट्रक्शन क्या है, जो स्टेटर है उसमें हम एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज करते हैं ताकि एक सिंक्रोनस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाए। स्क्विरल के जो रोटर हैविंग अनसिमेट्रिकल मैग्नेटिक कंस्ट्रक्शन। तो जो रोटर होता है स्क्विरल केज रोटर होता है वो थोड़ा अनसिमेट्रिकल मैग्नेटिक कंस्ट्रक्शन का होता है। मतलब कि जैसे हम लोग जनरली देखते हैं, मतलब कि कुछ इस तरह से, मतलब एक डिजाइंड पैटर्न में इसका रोटर नहीं डिजाइन करते हैं, थोड़ा सा उसमें एबनॉर्मेलिटी डालते हैं ज्योमेट्रिकल वाइज। ठीक है, और ये इसका जो रोटर होता है वो सेलिएंट पोल होता है। ठीक है, सेलिएंट पोल क्रिएटेड ऑन रोटर मस्ट बी इक्वल टू द पोल्स ऑन स्टेटर। तो जो सेलिएंट पोल जो क्रिएट होंगे रोटर पे वो हमेशा स्टेटर पोल के इक्वल होने चाहिए। रोटर सेलिएंट पोल ऑफर्स लो रिलक्टेंस टू द स्टेटर फ्लक्स एंड बिकम्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। तो हम क्यों ये अनसिमेट्रिकल रोटर डिजाइन करते हैं,
ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो है वो बहुत लो रिलक्टेंस ऑफर करते हैं स्टेटर फ्लक्स के लिए और बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसका ऑपरेशन गोज लाइक दिस कि व्हेन अ सिंगल फेज स्टेटर हैविंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड, अ सिंक्रोनस रिवॉल्विंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। जब हम एक सिंगल फेज सप्लाई देते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे तो एक रिवॉल्विंग सिंक्रोनस फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। मोटर स्टार्ट्स एज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो मोटर किस तरह स्टार्ट होती है? एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की ही तरह स्टार्ट होती है। ठीक है, मतलब कैसा कि रिवॉल्विंग फ्लक्स जनरेट हुआ, अंदर रोटर है वो शॉर्ट सर्किटेड होंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कंडक्टर्स को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड काटेगा और फिर वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी और उसको उस डायरेक्शन में वो भी भागने लगेगी। यानी कि वही चीज है जो इंडक्शन मोटर में होता है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि मोटर स्टार्ट्स एज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। एज रोटर अप्रोचेस एनएस, लेकिन जब रोटर सिंक्रोनस स्पीड की ओर बढ़ने लगता है, जब उसके नजदीक आ जाता है, उस समय स्टेटर फ्लक्स जो है वो एक रिलक्टेंट टॉर्क एक्सर्ट करता है रोटर के ऊपर। ठीक है, और वो ये रिलक्टेंस टॉर्क इसलिए एक्सर्ट करता है क्योंकि वो कोशिश करता है कि जो रोटर पोल के एक्सिस हैं वो हमारे रोटेटिंग फील्ड एक्सिस से अलाइन कर जाए। ठीक है, इस वजह से स्टेटर फ्लक्स एक रिलक्टेंस टॉर्क लगाता है रोटर पोल्स के ऊपर। तो जो रोटर है वो एज्यूम्स अ पोजीशन where salient pole locks itself with the poles of revolving field, motor starts to run at ns। तो अब क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो रोटर भी एक ऐसा पोजीशन एज्यूम करता है जहां पे जो उसके पोल्स हैं वो रिवॉल्विंग फील्ड के से अपने को लॉक कर लेता है। अब जब ये रिवॉल्विंग फील्ड से रोटर ने अपने आप को लॉक कर लिया तो रिवॉल्विंग फील्ड तो सिंक्रोनस स्पीड से रन कर रही है, तो मोटर भी हमारा सिंक्रोनस स्पीड से रन करने लगता है। लेकिन अब अचानक से अगर इस सिंक्रोनस मोटर जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रन कर रहा है उसके ऊपर हम लोड बढ़ा दें, तो लोड बढ़ाने से क्या होगा कि जो रोटर पोल्स हैं वो दे विल फॉल बिहाइंड द स्टेटर पोल्स, क्योंकि अब उनका एक लॉकिंग था रोटर पोल्स का और स्टेटर पोल्स का, तो उसमें थोड़ा सा रोटर पोल्स लैग करेगा और स्टेटर पोल्स से जिस पोजीशन पे लॉक्ड था उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब पीछे की ओर आ जाएगा, लेकिन वो अभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रन करेगा। ठीक है, वो स्टिल लॉक्ड है लेकिन एंगल जो है तुम ये कह सकते हो कि थोड़ा सा एंगल बढ़ गया उसका। ठीक है, अब अगर लोड फर्दर इंक्रीज करते हैं तो जो मैकेनिकल एंगल है वो भी फिर से और बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन मोटर अभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन करेगी। लेकिन अगर लोड इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाए कि वो अब रिलक्टेंस टॉर्क मेंटेन नहीं कर पाए, ठीक है, तो if load increased beyond reluctance torque can maintain ns, then a rotor drops out of step with revolving field and runs as induction motor। तो अगर लोड इतना बढ़ जाए कि रिलक्टेंस टॉर्क अब सिंक्रोनस स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो मेरा रोटर क्या होगा, वो रिवॉल्विंग फील्ड से अपनी लॉकिंग को कंप्लीटली तोड़ेगा, उससे स्टेप डाउन करेगा और पहले की तरह इंडक्शन मोटर की तरह ही रन करने लगेगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पुअर टॉर्क, पुअर पावर फैक्टर और एफिशिएंसी भी इनकी काफ़ी लो होती है। दे कैन नॉट एक्सेलरेट हाई इनर्शिया लोड्स टू सिंक्रोनस स्पीड। इसके पुल इन और पुल आउट टॉर्क भी बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत सस्ता होता है। ये हम टाइमिंग डिवाइस, सिग्नलिंग डिवाइस और कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी हिस्टेरिसिस मोटर। सो इट्स ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन हिस्टेरिसिस इफेक्ट। ऑब्वियसली हिस्टेरिसिस मोटर नाम पड़ा है तो हिस्टेरिसिस इफेक्ट को फॉलो करेगा। दैट इज मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल
लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, कि जो भी मैग्नेटाइजेशन हम प्रोड्यूस करवाते हैं एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, वो कहीं ना कहीं मैग्नेटाइजिंग फोर्स के तुलना में थोड़ा सा लैग करता है, राइट। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, जो इसका स्टेटर है, नॉर्मल स्टेटर होता है, इसलिए इसको मैंने लिखा नहीं था। प्रोड्यूसेस सिंक्रोनस स्पीड, मतलब दैट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर टाइप कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो पहले तो कंस्ट्रक्शन कैसा है स्टेटर का, वो है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर टाइप कंस्ट्रक्शन। इसकी जो बोथ वाइंडिंग्स होती है वो कनेक्टेड रहती है ड्यूरिंग रनिंग एंड स्टार्टिंग value of capacitance such that it produces फ्लक्स रिवॉल्विंग एट ns। ठीक है, तो अब कैपेसिटर जो हम यूज करते हैं उसकी वैल्यू इतनी रहनी चाहिए कि वो हेल्प कर पाए रिवॉल्विंग ns, मतलब फ्लक्स को ns पे रोटेट करवाने में। जो रोटर होता है वो हमारा होता है नॉन सेलिएंट। ठीक है, क्रोम स्टील का बना होता है, स्मूथ सिलेंडर ऑफ मैग्नेटिकली हार्ड स्टील विदाउट वाइंडिंग और टीथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन अ सिंगल फेज सप्लाई इज गिवन, सिंगल फेज सप्लाई देखो भैया हमने यहाँ से दे दिया, एनएस फील्ड जो है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में सिंक्रोनस फील्ड रिवॉल्व हुआ और रिवॉल्विंग स्टेटर फ्लक्स जो है वो रोटर को मैग्नेटाइज कर दिया। तो क्या है कि एक्सिस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ रोटर विल लैग बिहाइंड द एक्सिस ऑफ स्टेटर फील्ड बाय द हिस्टेरिसिस लैग एंगल। तो जो भी मैग्नेटाइजेशन के अगेंस्ट जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स का लैगिंग रहता है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा कि एक एंगल क्रिएट करेगा अल्फा। ठीक है, और रोटर जो है वो, रोटर और स्टेटर पोल्स इसी एंगल पे लॉक हो जाते हैं। ठीक है, और इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हम देते हैं फाई एस फाई आर साइन अल्फा से, वेयर फाई एस इज स्टेटर फ्लक्स, फाई आर इज रोटर फ्लक्स। और रोटर एक्सेलरेट करता है सिंक्रोनस स्पीड पे विद अ यूनिफॉर्म टॉर्क। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि हिस्टेरिसिस मोटर कैन सिंक्रोनाइज एनी लोड which it can accelerate irrespective of how great is inertia because torque is uniform from standstill to synchronous speed। तो ये कह रहा है कि हिस्टेरिसिस मोटर जो है वो कोई भी लोड जिसको वो एक्सेलरेट कर सकते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म टॉर्क के साथ सिंक्रोनस स्पीड तक एक्सेलरेट कर देंगे अगर उनकी क्षमता है तो। और नो टीथ और वाइंडिंग, देयरफॉर क्वाइट एंड प्रोड्यूस स्मूथ रोटेशन, कोई दांत नहीं होते, कोई वाइंडिंग नहीं होती इसमें, इसलिए शांत और स्मूथ रोटेशन मिलता है। बाई चेंजिंग नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स डिफरेंट सेट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड्स कैन बी ऑब्टेन्ड। तो हम स्टेटर पोल्स के अगर नंबर को चेंज करेंगे तो हमको अलग अलग सिंक्रोनस स्पीड मिल सकती है। रोटर टेक्स सेम नंबर ऑफ पोल एज स्टेटर फील्ड, तो रोटर में हमेशा उतने ही पोल्स जनरेट होंगे जितने कि स्टेटर फील्ड में है। और ये यूज होते हैं इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, टाइमिंग डिवाइसेस, टेप डेक्स, टर्न टेबल्स एंड अदर प्रिसीजन ऑडियो इक्विपमेंट, टेप रिकॉर्डर वगैरह में भी। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने लिखे थे उसको देख लेते हैं, जैसे कि कैपेसिटर मोटर फेल कब होगा, अगर डिफेक्टिव कैपेसिटर हो तो फेल हो सकता है, शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग पे फेल हो सकता है, लो वोल्टेज पे फेल हो जाएगा, या फिर फ्यूज ब्लो हो जाए तब मेरा कैपेसिटर मोटर स्टार्टिंग पे फेल हो सकता है। द करंट इंड्यूस्ड इन द रोटर कंडक्टर्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज सच डायरेक्शन। तो जो करंट इंड्यूस होता है रोटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के, उसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी जो कि सपोर्ट करे पॉजिटिव हाफ में और अपोज करे दूसरे साइकिल ऑफ नेगेटिव साइकिल ऑफ द करंट में। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। लॉक्ड रोटर करंट ऑफ शेडेड पोल मोटर इज स्लाइटली मोर देन फुल लोड टॉर्क। हिस्टेरिसिस मोटर में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस इफेक्ट दोनों की वजह से होता है, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड पे एडी करंट लॉस जो होता है वो जीरो हो जाता है।
श्राज मोटर में क्या होता है, हम रोटर से इनपुट देते हैं, मतलब सप्लाई देते हैं, ठीक है। और ये वुंड रोटर इंडक्शन मोटर और फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का कॉम्बिनेशन होता है। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो मेरा रोटर पे होती है, रोटर पे 3 स्लिप रिंग्स और होता है, और 3 फेज सप्लाई हम देते हैं रोटर से ही। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो स्टेटर पे होती है, और टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू कम्यूटेटर वाया 3 मूवेबल ब्रशेस। इसमें एक टर्शरी वाइंडिंग भी यूज़ करते हैं जो कि कम्यूटेटर से कनेक्ट होती है। प्राइमरी एंड टर्शरी जो है वो सेम रोटर स्लॉट्स में रखते हैं। एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो डन गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।